अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डॉक्टर हादी है। आज का टॉपिक सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से है, नर्वस डिसऑर्डर्स के ऊपर है। ऑलरेडी हमने नर्वस डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए थे। नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें आपने मेनिंजाइटिस पढ़ा, जिसमें आपने स्ट्रोक पढ़ा। आज आपको 3 और डिजीज़ पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स में है, बायोलॉजी में मौजूद है। वो है ब्रेन ट्यूमर, हेडेक है और अल्जाइमर डिजीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अल्जाइमर डिजीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उनके लिए भी मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को चीज़ें जो है याद नहीं रहती है, तो उसमें एक कन्फ्यूजन हम लोग यहाँ से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो थर्ड डिजीज़ है, यानी पहला और दूसरा डिजीज़ तो चूँकि हो गया है, तो थर्ड ब्रेन ट्यूमर है, फोर्थ आपका हेडेक है, फिफ्थ आपका अल्जाइमर डिजीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, ब्रेन ट्यूमर से। ब्रेन ट्यूमर क्या है? ट्यूमर वैसे कहते हैं किस चीज़ को? ट्यूमर कहते हैं कैंसर को। ये एक आम लफ्ज़ है जो कैंसर के लिए यूज़ होता है। और ट्यूमर दर हकीकत एबनॉर्मल सेल्स को कहते हैं, एबनॉर्मल सेल्स को। देखिए, इस पर हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि आमतौर पर जो हमारे पास एक सेल होता है, एक सेल जो आमतौर पर हमारे पास होता है, ये सेल अपने आप को क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। आमतौर पर जैसे हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होती है, किस तरह डिवाइड करेगा? कंट्रोल्ड तरीके से, ठीक है। अगर ये अपने आप को कंट्रोल तरीके से डिवाइड करेगा तो जाहिर है इस सेल से फिर कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स बनेंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलें? नॉर्मल सेल्स बोलेंगे। कौन से सेल्स बोलेंगे? नॉर्मल सेल्स। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर सेल को अपना एक सिग्नल मिल जाए, उस सिग्नल के नतीजे में आप सेल अपने आप को डिवाइड करे, तो ये सेल्स बड़े नॉर्मल सेल्स होंगे, अपने काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई सेल अपने आप को डिवाइड तो करे, लेकिन किस तरीके से डिवाइड करे? अनकंट्रोल्ड। अगर ये अनकंट्रोल्ड तरीके से अपने आप को डिवाइड करे, ज़ाहिर है बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है, जिसकी वजह से सेल के अंदरूनी जो एक मैकेनिज़्म है, सेल के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है। सेल के अंदर कई सिग्नल्स जनरेट होते हैं, कई ऑर्डर्स दिया जाता है काम करने के लिए कि अब ये करो, अब ये बनाओ, ये नहीं बनाओ, ये बनाओ। ये सेल के अंदर ये सिलसिला चलता रहता है। तो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, उस कम्युनिकेशन में एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से वो कंट्रोल डिवीजन एबनॉर्मल अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है। तो उसमें भी हमारे पास सेल आ जाएंगे, ठीक है, उसमें भी हमारे पास सेल आ जाएंगे। लेकिन अब ये जो सेल्स हैं, ये इसको हम लोग नॉर्मल सेल नहीं कहेंगे, इनको हम एबनॉर्मल सेल्स कहेंगे। हमारे जिस्म को नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये सेल्स बन जाए, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी के बगैर ये सेल्स बन रहे हैं। इस तरह सेल का एक मास बनेगा, इसको कहते हैं कैंसर। इसको कहते हैं कैंसर। ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, जिस्म में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कैंसर को हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं। आज चूंकि हम लोग नर्वस डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो अगर इस तरह का कैंसर ब्रेन के अंदर आ जाए तो फिर उसका नाम होगा ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। ये तो आपका हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम आते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट। ये जो कैंसर होता है, ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ट्यूमर इसका या तो बिनाइन हो सकता है या फिर मैलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइन का मतलब ये है शरीफ कैंसर, मतलब कि ये आपके जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है, ये एक जगह पे रुका हुआ है, बिनाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं बिनाइन, एक जगह पे रुका हुआ है। और दूसरा क्या है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट खतरनाक है क्योंकि ये स्प्रेड करता है। ये क्या करता है? ये स्प्रेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, ठीक है। अगर कोई कैंसर फैलता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। जो जिस्म के एक हिस्से को, छोटा हिस्से को, इस एक हिस्से के अंदर एक छोटा सा हिस्सा वो इफेक्ट करे और फिर वो पूरे हिस्से को इफेक्ट करे, फिर वो जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में भी शिफ्ट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए इसको मैलिग्नेंट कहेंगे। वो ऑफ द कैंसर दैट कैन स्प्रेड इज कॉल्ड मैलिग्नेंट एंड विच कैन नॉट स्प्रेड इज कॉल्ड बिनाइन। इस दोनों का डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में अभी भी लिख लें। द कैंसर विच कैन स्प्रेड इज कॉल्ड मैलिग्नेंट एंड विच कैन नॉट इज कॉल्ड बिनाइन। उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। ये क्या चीज़ है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर
ट्यूमर ब्रेन के अंदर बन जाए, तो ब्रेन के अंदर ही से प्रॉब्लम आ रहा हो, ऐसे ट्यूमर को बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई कैंसर जिस समय कहीं और पर हो, लेट सपोज आई से कि जिस समय यहाँ पर कैंसर है, कैंसर इस रीजन में है और ये फैलता हुआ जो है यहाँ पर आ जाता है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो फिर ये वाला जो कैंसर है ये डायरेक्ट ब्रेन में तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये शुरुआत कहीं और से हुआ है, फिर जाके ब्रेन में पहुंचा है। इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा होता है? ये जो प्रोसेस है ज़ाहिर इसमें वो कैंसर के जो जहरीले असरात है वो ज़ाहिर है वो आपके ब्लड में आएंगे, ब्लड के थ्रू फिर जाकर किसी दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस या मेटास्टेटिक, ठीक है। मेटास्टेटिक का मतलब क्या है? वो तरीक़ाकार, आप लोग लिख सकते हैं, वो तरीक़ाकार जिससे कैंसर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करे, उस तरीक़ाकार को मेटास्टेसिस कहते हैं। The mechanism, the way by which cancer is spread from one point to another point, from one place to another place, is called metastasis। और इस तरह कैंसर को मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। मेटास्टेसिस में और मेटास्टेटिक में इतना फ़र्क है। मेटास्टेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, उस अमल को कहते हैं। मेटास्टेटिक उस प्रोसेस के नतीजे में जो कुछ बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कैंसर, राइट। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। कि हर बीमारी के कोई ना कोई निशानी ज़रूर होती है। तो ब्रेन ट्यूमर की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि सर का दर्द होता है। तो सर दर्द तो आम बंदे को भी होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो डरना शुरू करते हैं कि यार कोई भी कभी भी सर में दर्द हुआ तो उसको डर लगता है कि यार कोई कैंसर तो नहीं है। ये जो सर का दर्द होगा ये ऐसे होगा, थोड़ा आता होगा। ये जो हेडेक है ये वक्त के साथ साथ एक तो बार बार आता है। आमतौर पर आम आदमी को तो बार बार नहीं आता, एक तो ये बार बार आता है और इसकी शिद्दत वक्त के साथ तेज़ होता जाता है, वक्त के साथ इसकी शिद्दत सीवियर हो जाता है। ये वाला हेडेक जो है ये ब्रेन ट्यूमर की निशानी है, ठीक है। अच्छा जनाब, सो ये था पहला, ग्रेजुअली हेडेक दैट ग्रेजुअली बिकम मोर फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब है कि वक्त के साथ साथ बार बार आता है, फ्रीक्वेंट बार बार आता है, एंड सीवियर और सख्त होता जाता है। इसके अलावा नाजिया इसमें मौजूद है, वोमिटिंग। नाजिया क्या है? इसमें अक्सर मैं मजाकतन कहता हूँ कि नाजिया जो है उल्टी आने से पहले की हालत को नाजिया कहते हैं। जब उल्टी आ जाए तो उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। अच्छा, इसकी विजन ब्लर्ड होती है, इसको चीज़ें सही दिखाई नहीं देंगे। और ये भी हो सकता है कि उसको चीज़ें डबल दिखाई दे, डबल विजन, एक चीज़ डबल दिखाई दे, ये भी हो सकता है। उसके हाथ और लेग में सेंसेशन ख़त्म हो सकती है, ठीक है। उसको फील ही नहीं होगा कि किसी चीज़ ने उसको टच किया हुआ है, सेंसेशन उसको ख़त्म होती है। या हाथ और पैर में हरकत नहीं होती, हरकत या सेंसेशन दोनों जो है वो इसमें एब्सेंस हो सकती है, सेंसेशन या मूवमेंट। अच्छा, इसके अलावा वो अपना बैलेंस भी बरकरार नहीं रह सकता। तो ब्रेन जो है इफेक्ट हुआ है तो आपका बैलेंस, आपका ब्रेन ही तो आपके जिस्म को बैलेंस करता है। तो शायद वो जो कैंसर का पेशेंट है ये अपने जिस्म को सही तौर पर बैलेंस भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा वो बोलने में भी उसको मसला, क्योंकि बोलना, अल्फाज बनाना, अल्फाज को अपने ब्रेन के अंदर जो है इसको सीक्वेंस देना, आइडियाज़ बनाना, दूसरों को एक आइडिया पहुंचाना, ये सब का सब कंट्रोल है आपके ब्रेन से। आपका ज़बान, दांत, इसका रब्ता ब्रेन के साथ है। तो जब आप बोल रहे होते हैं आपका ब्रेन आपको हेल्प करता है बोलने में। तो जब ब्रेन के अंदर मसला हो तो आपका स्पीच भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा बिहेवियर जो है वो भी चेंज होता है। एक आम आदमी जो मेच्योर आदमी है उसके बिहेवियर भी आपने देखे होंगे, और एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा लड़ाका जो हम लोग बोलते हैं, क्वेरलिंग, जो बाहर बात पे जो है लड़ता है बहुत ज़्यादा, हर बंदे के साथ जो है वो अपने आइडियाज़ जो है ना उसके अंदर वो बनाते कि ये सही है, नहीं तुम गलत कर, ये सही, इस तरह से क्वेरलिंग बिहेवियर जो है उसके अंदर आ जाती है, बचगाना बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है। तो ये बिहेवियरल चेंजेस के अंदर आ गई। इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट इसका क्या है? सर्जरी है,
सर्जरी, रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी। सर्जरी में उस कैंसर के दाने को काट दिया जाता है, ठीक है। रेडियोथेरापी में हम उसको, जैसे कि आम रोशनी आप देखते हैं, इस रोशनी में का कोई इलाज, इससे तो कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हमारे पास ऐसे रोशनी होती है, ऐसे लाइट होते हैं, ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिसकी वेवलेंथ इस रोशनी से काफ़ी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली रोशनी है। वो जो रोशनी है वो उस कैंसर के दाने के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये आपका कैंसरस पार्ट है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक ख़ास किस्म की रेडिएशन छोड़ देते हैं, ठीक है। ख़ास किस्म के रेडिएशंस को छोड़ देते हैं। रेडिएशन, वो रेडिएशन क्या करते हैं, वो इन सेल्स को किल कर देता है, मार देते हैं। तो इस रेडिएशन की वजह से जो इलाज है इसका नाम है रेडियोथेरापी। आप क्या लिखोगे, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोथेरापी। थर्ड क्या है, कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में हम दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ड्रग देते हैं। तो ये 3 तरह का इलाज है कैंसर के लिए। अब कौन सा इलाज किस कैंसर के लिए है ये आपको यहाँ पर करना होगा कि कैंसर का कौन सा टाइप है। तो पता है कैंसर के टाइप है बेनाइन, मैलिग्नेंट, और कैंसर के साइज को भी देखा जाता है, कौन कितना साइज है कैंसर का, लोकेशन वो कहाँ पर मौजूद है। इन 3 बातों को मद्देनज़र रखकर ये वाले ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इन 3 बातों को मद्देनज़र रखकर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब कि वो उसकी लोकेशन के मुताबिक फिर हम देते हैं। अब ज़ाहिर है एक कैंसर है वो फैल रहा है, तो आप उसको तो आप सर्जरी नहीं करेंगे ना, उसको तो आप कीमोथेरेपी से करेंगे, ठीक है। एक जगह पे कैंसर बिल्कुल रुका हुआ है और वो लोकलाइज्ड है, तो उसके लिए तो रेडिएशन बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, देखा जाता है कि वो टाइप क्या है, साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। हेडेक, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेडेक, ब्रेन के अंदर कहीं पर कोई पेन होता है जिसका कॉल्ड एज हेडेक। और ये मैंने ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके लिए मैंने क्या किया, बजाय कि एक लेक्चर के अंदर इसको मैं रिकॉर्ड करता, एक पूरा कंप्लीट लेक्चर इस पर मैंने रिकॉर्ड किया हेडेक के ऊपर, ठीक है। हेडेक की तफसील है, हेडेक क्या है, इसके कितने टाइप्स है, ठीक है। उसमें मैंने ये टेंशन वाला हेडेक डिस्कस किया हुआ है, मिग्रेन डिस्कस किया, क्लस्टर, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट भी इसका मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये हेडेक पढ़ने के लिए, तो उस पहले आप लोग यूट्यूब पे टाइप कर दे हेडेक इन टाइप्स बाय डॉक्टर हादी, सिर्फ उसके सामने लिख दो बाय डॉक्टर हादी, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो 5th पे है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी सबसे बड़ी निशानी है बंदा चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हर बंदा जो है, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है उसको शिकायत है कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो यंग एज पर ऐसा सोचते हैं कि कहीं हमें ये डिजीज़ तो नहीं है, उसको मैं बताना चाहूँ कि इसमें और आप वाली कंडीशन में काफ़ी जो है वो फ़र्क है। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये बीमारी जो है ये इतने कम एज पे नहीं आती जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। 20 ईयर्स, 16 ईयर्स, 24 ईयर्स, इसमें ये नहीं आता। ये प्रोग्रेसिव है, ये वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त ज़्यादा गुजरता रहता है तो आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है, उसके अंदर वो मेमोरी का पावर जो है वो स्लो हो जाता है अक्सर लोगों में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 50-60 क्रॉस कर लेते हैं, फिर भी उनकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो एक तो वो बात वो स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि आपको बीमारी नहीं हो सकती, बहुत कम। और इसकी जो निशानी है, इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो बहुत डिफरेंट है उससे जो आम बंदा सोचता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या निशानी है, उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा करो कि क्या आपको ये अल्जाइमर डिजीज़ है या नहीं है। इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि मेमोरी जो है आपका डिस्टर्ब हो, इम्पेयरमेंट का मतलब है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप रोज़ाना जो काम कर रहे होते हैं, आप जो भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देता, ठीक है। अच्छा, इसमें ख़ास कर क्या क्या प्रॉब्लम है, रीजनिंग आप नहीं कर सकते, मतलब बाज़ चीज़ों में व्हाट का जवाब, व्हाट, वाई, हाउ, इस तरह के बातों में किसी चीज़ की गहराई में आप नहीं जा सकते, रीजनिंग आप नहीं कर सकते, प्लानिंग आप नहीं कर सकते। मतलब कि कोई काम मैंने स्टार्ट करना है, इसको कैसे करना है, कब करना है,
क्यों करना है, किस अंदाज में करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग भी उससे नहीं हो सकती। और उसको लैंग्वेज का मसला रहता है, लैंग्वेज जो भी है, लैंग्वेज के अंदर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। परसेप्शन यानी दूसरों को सुनना, ठीक है, वो उसके अंदर मसला आता है। वो चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं कर सकता। कोई और उसके साथ बात कर रहा है तो वो उसको सही तौर पर नहीं समझ सकता, ठीक है। परसेप्शन इसके अंदर स्लो हो जाती है। अच्छा, ये मैंने क्या रखा, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि ये वक्त के साथ साथ जो है डिस्टर्बेंस काज करते हैं। वक्त के साथ साथ इसकी स्टार्ट में मेमोरी स्लो, थोड़ी बहुत स्लो, आस्ते आस्ते से वो मेमोरी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। इसके अंदर जो एक लफ्ज़ है डिमेंशिया। डिमेंशिया है मेमोरी लॉस को होता है, खासकर शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक बंदे को 20 साल पहले का याद है, लेकिन अभी सुबह उसने कुछ किया वो उसको याद नहीं रहता। ये जो अभी इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है डिमेंशिया में। ख़ासकर रिसेंट इवेंट्स का भी जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भूल जाता है, ठीक है। फिर एपैथी क्या है, इस बंदे के अंदर वो जोश ख़त्म हो जाता है, एंथुसियाज्म उसमें नहीं, इमोशंस नहीं होते, ठीक है। बहुत ज़्यादा तन्हा पसंद होते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं तन्हा हो जाऊं, ठीक है। ये अब ये देखें, इसको सोचने भी मसला होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं थिंकिंग में। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मतलब ऐसा है कि जैसे कि आप रिसर्च के लिए जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जहानत वाली जो सोच होती है, जैसे आप कोई ऐसी सोच जिससे आपको कोई चीज़ डिस्कवर कर लेते हैं, कोई चीज़ आप दरियाफ्त कर लेते हैं, ये इंटेलेक्चुअल थिंकिंग ये भी उसके अंदर नहीं रहता। और उसका बिहेवियर भी चेंज होता है, वो बेचैन ज़्यादा रहता है, वो लड़ाका रहता है, मतलब अक्सर हर बंदे के साथ उसकी जो है क्वर्लिंग होती है, और उसकी ड्रेसिंग जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो ज़्यादा अपने ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखते। तो ये निशानी है जो कि इसमें आ जाते हैं अल्जाइमर डिजीज़ में। अब हम देखते हैं कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर। कॉज मतलब ये किस वजह से, एग्जैक्टली इसका पता नहीं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है, लेकिन इतना पता चला है कि ब्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है, वो जमा हो जाता है। उस प्रोटीन का अपना नाम याद रखना है, वो है बीटा एमोलाइड प्रोटीन। ये आपके ब्रेन के अंदर, लेट्स सपोज दिस इज़ योर ब्रेन, तो ये आपके ब्रेन के अंदर जो है ये अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, जमा हो जाते हैं। दिस प्रोटीन कॉज अल्जाइमर डिजीज़। और ये प्रोटीन सेल के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर भी हो सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इसके लिए किए गए, बहुत सारी मेहनत इसके ऊपर की गई कि इसका इलाज किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है इसका, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मुझे अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं इससे मुझे एक आइडिया मेरे जहन में आया कि आपके जिस्म के अंदर कितने सारे सिस्टम इम्प्लांट किए हुए हैं। दिल रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, लंग्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। लंग्स हैं आपके, नीचे आ जाओ आपका स्टमक पड़ा हुआ है, लिवर पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन पड़े हुए हैं, और ऊपर आ जाओ आपका ब्रेन पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने नहीं रखे हुए हैं, मैंने नहीं रखा हुआ है, ब्रेन मैंने नहीं रखा हुआ है, आपने ब्रेन नहीं रखा हुआ है। ये ब्रेन जो रखा हुआ है ये हमारे इख्तियार में भी नहीं है। देखो, जब भी अपना फंक्शन लॉस करने लगता है तो हम अपने सारे कोशिश के बावजूद भी उसको ठीक नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी चलो ठीक है, बाद में किसी चीज़ का इलाज आ भी जाता है, हम इलाज भी कर लेते हैं, लेकिन कौन चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं? कौन चाहता है कि मेरे दिल में कोई बीमारी आ जाए, दिमाग के अंदर कोई बीमारी आ जाए? लेकिन उसके बावजूद भी दिल के अंदर बीमारी आ जाती है, ब्रेन के अंदर बीमारी आ जाती है। वो कौन सा एक बहुत बड़ा मशहूर डांसर था, नाम इस वक्त से निकल गया। अच्छा, उसने कितना ज़्यादा बंदोबस्त किया था कि मुझे कोई बीमारी ना लगे, मैं 150 साल तक जो है जीना चाहता हूँ, ज़िंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो सका। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग इतना देख सकते हैं कि हार्ट है लेकिन वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, दिमाग है मेरी मर्ज़ी, फिर भी ये बोलते हैं मेरा जिस्म, फिर वो भी बोलते हैं मैं वाला लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मैं हूँ, लेकिन इसको गुरूर के अंदाज में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तुम
इस दुनिया में आए हो अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको वापस जाना होगा, आपको अपने खालिक के पास वापस जाना होगा। इसीलिए अपने जिस्म से ये वाली जो सोच है ये निकाल दो कि तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा, जो तुम चाहते हो उसके साथ करोगे, ये गलत है। कोशिश कर लीजिए कि इन चीज़ों से अपने जिस्म की हकीकत को पहचानें, क्योंकि जब आप इन चीज़ों से अपने जिस्म की हकीकत को पहचानेंगे, इसकी मदद से आप उस खालिक तक पहुंच सकेंगे जिसने इस जिस्म को बनाया है। उसी से आपकी ज़िंदगी का पर्पस भी पता आपको चल जाएगा। तो वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।